भारत की मिलीजुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं, आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला जुला भारत, शीरीन के साथ। हेलो, मेरा नाम शीरीन है। मेरी माँ का नाम है नीलिमा शर्मा और मेरे पिता का नाम है शमसुल इस्लाम। ये सुनकर ज़्यादातर लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, कुछ को तो विश्वास भी नहीं होता, पर ये मेरी सच्चाई है। मैंने सोचा कि आपसे अपने जीवन की कुछ कहानियाँ शेयर करूं, क्योंकि रोज़ रोज़ हिंदू मुस्लिम की टेंशन के बारे में सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग धर्म के लोग कभी साथ रह ही नहीं सकते, एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मेरी कहानी तो इससे बिल्कुल अलग है। मुझे जन्म देने वाले लोग अलग अलग धर्मों से आते हैं और मैंने कभी उन्हें धर्म को लेकर आपस में लड़ते नहीं देखा। साथ ही उन्होंने मुझे सिखाया कि मिली जुली संस्कृति तो भारत की मिट्टी में है। इस मिली जुली संस्कृति को तोड़ने की कोशिश भारत को तोड़ने की कोशिश है। हम साथ रह सकते हैं, प्यार से एक दूसरे की इज्जत करते हुए। मैंने अपनी परवरिश से ये सीखा है कि विभिन्नता मतलब डाइवर्सिटी तो एक वरदान है जो हमारे जीवन के हर पहलू की खूबसूरती को बढ़ाती है, चाहे वो हमारी दार्शनिक समझ हो, आध्यात्मिक समझ हो, इतिहास की समझ हो, पहनना ओढ़ना हो, खाना पीना हो, भाषा हो, कविता, साहित्य या कुछ भी। ये हमारी दुनिया को बढ़ाती है, जबकि एक रूपता हमारी दुनिया को सीमित कर देती है, हमारे दायरे को छोटा कर देती है। तो मेरी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम भारत की मिलीजुली सभ्यता को जान सकें, समझ सकें। मेरे माता पिता और मैं हमेशा दिवाली भी मनाते आए हैं और ईद भी। और क्योंकि मेरा स्कूल एक क्रिश्चियन संस्था चलाती थी, तो मैंने उस धर्म के बारे में भी सीखा। हम बचपन से ही क्रिसमस भी मनाते आए और गुरपर्व और लोहरी, क्योंकि हमारे घर के एक तरफ एक सिख परिवार रहता था और दूसरी तरफ पंजाबी हिंदू, जिनके साथ मिलकर हम ये त्यौहार मनाते आते थे। और अभी भी जहाँ भी होते हैं कोशिश करते हैं कि मनाएं। और हर साल हम अपने परिवार के सबसे करीबी दोस्तों को महावीर जयंती की बधाई भी देते हैं, क्योंकि वो जैन हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में सांची का बौद्ध परिसर देखने गई थी, तो बौद्ध धर्म के बारे में भी मेरे मन में जिज्ञासा उठी। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किताबें लेकर आए ताकि मैं उस धर्म के बारे में भी जान सकूं। तो मेरी कहानी तो कुछ ऐसी है। इसी कहानी को आपसे शेयर करने आई हूँ। मेरी कहानी में सभी धर्म के लोग हैं और इनमें कोई अच्छा हो या कोई बुरा, कोई ऊंचा हो या कोई नीचा, या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कोई कम, ऐसा नहीं है। साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे पेरेंट्स ने ये भी सिखाया कि इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि कुछ लोग धर्म को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते, एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि समाज में तरह तरह की आस्था वाले, तरह तरह के धर्म वाले, तरह तरह के विचारों वाले लोग हैं। हम किस धर्म के परिवार में पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो फिर मैं हिंदू और तू मुसलमान, ये झगड़ा कितना नासमझी भरा है अगर इसके बारे में सोचा जाए। कैसा होता अगर जो आज मुसलमान है वो किसी हिंदू घर में पैदा हुआ होता और जो हिंदू है वो किसी मुसलमान घर में। जिस बात पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, उस पर झगड़ा क्यों। आज जो दो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगी वो 1980 के दशक की हैं। तो 1980s में दिल्ली और जनरल जो नॉर्थ इंडिया था, उसमें ये बेहद घटिया अफवाह फैलाई गई कि सरदार अपनी पगड़ी में बम छुपा कर रखते हैं। सिखों के खिलाफ एक आम नफ़रत का और डर का माहौल फैला हुआ था। और ये अफ़वाह अगर आप ज़्यादा भी किसी से बात नहीं करते, अगर आपका सर्कल छोटा भी है, तो भी ये बात आप तक पहुंच रही थी, अफ़वाह आप तक पहुंच रही थी। और उस टाइम तो कोई व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, फिर भी अफ़वाह अगर कोई फैलाना चाहे तो वो तरीके ढूंढ लेता है, फैल जाती है। उसको तरीके रोकने के भी हैं जो हमें सीखने हैं और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम उनके बारे में बात करेंगे।
खैर, मुझे स्कूल ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर सिख थे। मैं उन्हें टैक्सी वाले अंकल जी कहती थी। वो पगड़ी बांधते थे। मेरे साथ जाने वाली एक लड़की के घर में ये अफवाह पहुंच गई, तो उसकी फैमिली ने ये तय कर लिया कि वो टैक्सी में अब उसे नहीं भेजेंगे। स्कूल में मैं उस लड़की से मिली तो उसने मुझसे कहा कि अगर टैक्सी वाले अंकल टेररिस्ट हुए, आतंकवादी हुए, उस टाइम कहते थे, तो और उन्होंने अपने पास बम छुपा के रखा हुआ, तो फिर हम सबका क्या होगा। अब मुझे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और मेरे घर में ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था जो इस तरह की बात को बढ़ावा दे। पर क्योंकि मैं बच्ची थी, 6-7 साल की बच्ची थी, तो डर मेरे अंदर आ गया। और एक नेचुरल बच्चों में उत्सुकता भी होती है कि अच्छा किसी ने कुछ बताया तो अब मैं उसको पता करूं कि क्या है। तो ये भी एक बात थी। तो क्या हुआ कि जब टैक्सी वाले अंकल दोपहर को मुझे और दूसरे बच्चों को स्कूल से घर लेने आए, तो मैं छुप छुप के उनकी पगड़ी को देखने लगी। जैसे ही वो आए, मैं उनकी पगड़ी को ऐसे ऐसे करके देखती। जैसे ही वो मेरी तरफ देखते या उनका चेहरा मेरी तरफ घूमता तो मैं नज़र कहीं और कर लेती। और फिर वो उतरते टैक्सी से बच्चों के बैग्स लेने के लिए डिक्की में से, तो मेरी नज़र उनकी पगड़ी की तरफ जाती। मतलब मैंने ये कई दिनों तक ऐसा मैंने किया। और मैं आज सोचती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देखा, भगवान करे कि उन्होंने ना देखा हो, पर अगर उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने मुझे कहा तो नहीं, पर उन्हें कितना दुख हुआ होगा, कितनी उनको बेइज्जती फील हुई होगी, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो ये जो मैंने किया, चाहे नासमझी में किया या जो भी डर था मेरे अंदर, जो भी आप कहिए, मैंने किया तो गलत। मैं छोटी थी, मैंने किया, पर आज मैं सोचती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। होप कि उन्होंने नहीं देखा मुझे ऐसा करते हुए। और मुझे ये भी लगता है, आज मैं सोचती हूँ कि एक अफ़वाह के फैलने से मेरे अबोध 6-7 साल के बच्चे के दिमाग में कितनी गलत चीज़ चली गई। और अगर मेरे घर में नफ़रत का माहौल होता, वो कम्युनल माहौल होता या उसको बढ़ावा दिया जाता, तो शायद मैं उस अफ़वाह पर विश्वास भी कर लेती। फिर मैं इस नफ़रत को लेकर, उसके जहर को लेकर बड़ी होती और शायद सारी ज़िंदगी उस जहर को मैं पीती रहती। सोचो ये कितनी भयावह, कितनी डरावनी बात है कि हम पूरी ज़िंदगी किसी एक समुदाय या पूरी एक कम्युनिटी से नफ़रत करते हुए बिता दें। क्यों? क्योंकि हमने किसी अफ़वाह पर विश्वास किया। और अगर नहीं भी किया, मान लो विश्वास, तो भी वो शक का कीड़ा तो आपके अंदर चला गया ना, और वो बहुत नुकसान कर सकता है। आज के समय में देखें तो ये काम फेक न्यूज़ रोज़ कर रही है। जब रोज़ पूरी ताकत से और बिना किसी रोक टोक के, बल्कि सपोर्ट मिलता है उसको बड़ी बड़ी ताकतों से, अगर ये रोज़ हो रहा है, ये नफ़रत फैलाई जा रही है, तो सिर्फ 6-7 साल के बच्चे, मासूम बच्चे ही नहीं, बड़े समझदार लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा का इंचार्ज था, जोसेफ गॉब्बल्स, उसने कहा था कि यदि आपको कोई बहुत बड़ा झूठ बोलना हो और आप वो बोल दें और फिर आप उसे दोहराते रहें, रिपीट करते रहें, तो लोग अल्टीमेटली उस पर विश्वास करने लगेंगे। यही हो रहा है और ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक बात मैं और कहूँगी कि अगर आप ध्यान से सांप्रदायिक राजनीति को देखेंगे तो पाएंगे कि वो उन चीज़ों को ढूंढती है या उन पर कंसंट्रेट करती है जो चीज़ें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। जैसे मान लो हमारी पगड़ी हो गई, हमारा बुर्का हो गया, टोपी हो गई। तो अगर आप ये चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ नहीं पहनते हैं, तो सांप्रदायिक नेता आपके पास आके बहुत जल्दी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। वो कहेगा, वो देखो वो पगड़ी वाला या टोपी वाला या बुर्के वाली ऐसी हरकत करती है, वैसा करती है। और ये एक दिमागी गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है। हाँ, इसे इतिहास में हिटलर जैसे लोगों ने खेला है और उस घटिया आदमी से सीखकर लोग अब भी खेल रहे हैं। हम वर्सेस वो।
अस वर्सेस देम। वो ये खेल ऐसे खेलते हैं कि आप एकदम से इस तरह सोचने लगें, आप ये भूल जाएं कि इन चीज़ों के अलावा कितना कुछ है जो आप में और जिन्हें आपका दुश्मन बताया जा रहा है उनमें कॉमन है, साझा है। तो उस साझे को ढूंढने, जो कि एक्चुअली बहुत इजी है ढूंढना, बस छुपा दिया गया है प्रोपेगेंडा के चलते, मेरे ख्याल से तो यही नफ़रत का तोड़ है कि उस कॉमनैलिटी को, उस साझेपन को हम ढूंढ लें। प्यार भरी, इंसानियत भरी कहानियाँ बहुत हैं हमारे भारत के आज में, बीते हुए कल में और आगे भी रहेंगी। बस उन्हें सुनने की, देखने की ज़रूरत है। बिका हुआ मीडिया कहाँ सुनाएगा वो कहानियाँ हमें? उन कहानियों को सुनने के लिए तो हमें ही मेहनत करनी होगी, झूठ की दुनिया से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी होगी, उन लोगों की तलाश करनी होगी जिनके पास ये कहानियाँ हैं, भारत की वो कहानियाँ जो हमें प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाती हैं। तो आज की दूसरी कहानी ये है कि जब 1984 में जिनको दंगे कहा जाता है, पर वो नरसंहार था, वो दंगे नहीं कह सकते उन्हें, एक कम्युनिटी पर जुल्म ढाया गया। तो उस समय बहुत सी सिख फैमिलीज़ अपने घरों को छोड़ के चली गईं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी। वो डरी हुई थी, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे थे। ये ख़त्म होने के बाद, ये हिंसा ख़त्म होने के बाद उन घरों पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया क्योंकि आसान था, घर खाली पड़े हुए थे। हमारे पड़ोस में एक घर था जो खाली था और वो सिख फैमिली ओन करती थी, बिल्कुल हमारे नेक्स्ट घर था वो, और ऊंची दीवार नहीं थी, छोटी सी दीवार थी, वहाँ से हमें उनका घर दिखता था बिल्कुल साफ। और एक रात क्या हुआ, ये 1985 की बात है, 1985 के शुरू की बात है। तो मेरे फादर घर पे आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्केट में ये सुना है किसी से कि इस घर पर कब्ज़ा होने वाला है, क्योंकि वो जो सिख फैमिली है वो वहाँ नहीं रहती है, उसमें ताला लगा हुआ है प्रॉपर्टी में और कोई उसका कब्ज़ा करने वाला है। तो मेरे फादर ने कहा कि अगर ये बात सरदार जी को नहीं बताई हमने, उनको सरदार जी कहते थे मेरे फादर और मदर, तो वो जो है ये प्रॉपर्टी तो उनके हाथ से चली जाएगी। अब ये है कि आप 1985 की बात सोचें कि वहाँ उस समय ना तो कोई व्हाट्सएप था, कोई इंटरनेट, कोई सेल फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं थी। हमारे घर में तो लैंडलाइन भी नहीं थी और हमारे पास कार भी नहीं थी और रात हो चली थी। तो अब कैसे उन तक खबर पहुँचाएँ? फटाफट जाएं वहाँ पे या फ़ोन करें, क्या करें? पड़ोसियों के पास जाएं फ़ोन करने के लिए। तो मेरे माता पिता ने ये डिसाइड किया कि खुद ही जाते हैं पर्सनली उनको बताने और उनको साथ ले आते हैं और उनको कहते हैं कि आप वहीं घर में रुको ताकि उसका कब्ज़ा बना रहे, आपका जो ओनर है उनका कब्ज़ा बना रहे। तो बहुत दूर उस समय था जाना, वहाँ पास में नहीं रहते थे वो, और क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो मेरे फादर 2 व्हीलर पे गए। मुझे ये याद है कि थोड़ा ठंड का माहौल था, जनवरी फरवरी की बात थी। तो वो गए और सरदार जी को लेकर आए, साथ में चारपाई, उनसे कहा अपनी चारपाई आप साथ रखो, जो आपका सामान है, ताकि आप वहाँ खाली घर में वहाँ पे आप जो है रह सको, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ऑक्यूपाइड है। तो वो लेके आए सरदार जी को और उसके बाद धीरे धीरे वो फैमिली पूरी हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गई। और जो कब्ज़ा करने वाले लोग थे उनको पता चल गया कि नहीं, ये तो अब ऑक्यूपाइड है और वहाँ पे कोई रहता है। ये जो फैमिली थी ये फिर हमारे पड़ोसी बने कितने सालों तक। जो सरदार जी थे उनको मैं दारजी कहती थी, उनकी वाइफ को चाई जी कहती थी, उनका जो पोता था मेरे से छोटा था उसको मैंने अपना भाई बनाया और आज तक हमारे उनसे इतने सुंदर संबंध हैं। और सबसे सुंदर बात ये है कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने अपनी तरफ से पड़ोसी की ड्यूटी निभाई कि उन्होंने उस घर में कब्ज़ा नहीं होने दिया, उसी तरह से ये जो सिख फैमिली है उन्होंने हमारे घर की देखभाल करी। जब भी हम कहीं जाते थे और मेरे पेरेंट्स फुल टाइम काम करते थे और मैं स्कूल जाती थी या हम कहीं शहर से बाहर जाते थे, तो गेस करिए कि चाबी किसके पास रहती थी, कौन हमारे घर की प्रोटेक्शन करता था? यही सिख फैमिली। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं
और ऐसे बहुत से संबंध हैं जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रह जाते हैं, आपकी यादें उनसे बनती हैं। और ऐसी कहानियाँ ऐसे नहीं है कि इक्का दुक्का हैं, बहुत बहुत कहानियाँ हैं ऐसी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी कहानियों का सिलसिला जारी रखूँगी अगली बार। तब तक के लिए बस कवि शैलेंद्र की कुछ पंक्तियाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, उनके कुछ शब्द। और ये शब्द ख़ास तौर से उन लोगों के लिए हैं, एक संदेश है, मैं एक संदेश भेज रही हूँ जो नफ़रत के जहर को रोज़ दुनिया को खिला रहे हैं। शायद उन्हें भी प्यार का मतलब समझ आ जाए और वो इस जहरीले कारोबार को छोड़ दें। तो कवि शैलेंद्र ने लिखा, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। हाँ देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हाँ देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। नफ़रत की आग से प्यार की नदी कहीं ताकतवर होती है। भारत की मिली जुली सभ्यता को सलाम, आपकी दोस्त शिरीन। आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शिरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।